अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डायलॉग विद उरूज रज़ा में मैं हूं आपकी मेज़बान उरूज रज़ा सयामी। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पूरी दुनिया में एक्टिविज़म के 16 डेज़ को सेलिब्रेट किया जा रहा है और हर मुल्क एदाद शुमार के हवाले से, इंसानी हुकूक़ के हवाले से कोई ना कोई अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स लोगों के साथ शेयर करता है इस साल, और वो ये बताता है कि उसके मुल्क में इंसानी हुकूक़ के हवाले से कितना काम हुआ, कितनी कानून साजी हुई, कितने केसेस हुए और फिर कितना इम्प्लीमेंट किया गया। तो अपने तमाम मेहमानों को मैं खुशामदीद कहूँगी। मेरा ख्याल है कि सबसे पहले हम ज़रा जो शिकायतें आती हैं कि जी मर्दों का जो रवैया है वो ज़्यादा तशद्दुद पसंद होता है और सिनफ़ी इम्तियाज़ जो है वो भी बरतने में जो मर्द हैं उन्हीं का किरदार नुमायाँ होता है। तो शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज चौधरी साहब, मुझे ये बताएं कि क्यों कहीं पे भी कोई सानेहा रूनमा होता है, इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी होती है, तो उसके पीछे एक मर्द ही क्यों निकलता है? मेरा ख्याल है वजह सिंपल है, चूँकि हमारे आज हम बात तालीम की भी बात कर रही हैं आप, तो पूरे तालीमी निसाब मैंने अभी देखा उठा के जो इमरान खान साहब नया जो सिंगल नेशनल करिकुलम बना रहे हैं, जो पूरे यकसां तालीमी निज़ाम भी जिसे कहते हैं, उसके अंदर लड़कों को मर्द बनने के बारे में, लड़कियों को औरत बनने के बारे में, रवैये के बारे में, सोशल लाइफ, समाजी ज़िंदगी के बारे में कोई एक लफ्ज़ भी मुझे नज़र नहीं आया। मैंने उनसे कहा कि आप हमारे मुल्क में, अमेरिका में जो है ना, जब वो यही फॉलो करते हैं यकसां तालीमी निज़ाम, और वहाँ पे उन्होंने ये किया हुआ है कि अपनी जो ज़िंदगी गुजारने की महारतें हैं कि आपने तशद्दुद से कैसे बचना है, आपने नो कैसे कहना है, आपने निगोशिएट कैसे करना है, बातचीत कैसे करनी, किसी को दबाना, ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों का फोकस उन्होंने किया हुआ है चाइल्ड एब्यूज़ पे। और अफ्रीका में उन्होंने किया हुआ है HIV की प्रिवेंशन के ऊपर, एड्स को रोकने के लिए। पाकिस्तान में अभी तक तो इसके ऊपर एक लफ्ज़ भी नहीं है। और अभी सरफराज साहब भी बैठे हुए हैं, मैं ज़रूर आज इनसे बात भी करना चाहूँगा क्योंकि ये एडवाइज़र है माशाल्लाह से। और करिकुलम के हवाले से ही इज़ द राइट पर्सन। करिकुलम के हवाले से भी तो मैंने तो उनसे बहुत कहा कि नेशनल करिकुलम काउंसिल में जाके कि आप लड़कों को, अभी मोटरवे जैसा वाक़या हो जाता है, हर बंदा परेशान और कहता है कि इसको टांगो, दोनों में प्रॉब्लम है। अब जिसने गलत किया और जो टांगने के हक़ में है, दोनों रवैये तशद्दुद को प्रमोट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। हमारे मुल्क में तशद्दुद ऑलरेडी ज़्यादा है क्योंकि हमारी लोकेशन पाकिस्तान की दोनों साइडों से तशद्दुद और जंग और ये वो। लेकिन करिकुलम के अंदर अगर लड़कों को ये नहीं सिखाएंगे कि मर्द कैसे बनना है और पीसफुल और अच्छा मर्द कैसे बनना है, अपनी इक़दार को कैसे आपने रिव्यू करना है, जो सीखा, जो मास्टर ने सिखाया है उसको कैसे, औरतों की इज़्ज़त कैसे करनी है, उसके ऊपर एक लाइन नहीं लिखी हुई जिसके अंदर लड़कों को ये बताया गया कि औरतों की इज़्ज़त कैसे करनी है। बिल्कुल ठीक है। तो अनवर साहब, आपकी तरफ आऊँगी। शहबाज ने बड़ी अच्छी एक निशानदही की है कि जो करिकुलम है वहाँ पर हमने कभी भी अपने जो घर के बच्चे हैं, जो स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, घर में भी नहीं उनको सिखाया जा रहा कि अगर वो मर्द हैं तो औरत की किस तरह से ताज़ीम करनी है, उसकी इज़्ज़त का ख्याल रखना है। और अगर वो स्कूल चले जाते हैं तो वहाँ पर भी करिकुलम में कहीं ऐसा नहीं लिखा। क्या वजह है, हमारे करिकुलम के ऊपर अभी तक काम क्यों नहीं हो सका? बेसिकली तो हम हर काम पे मज़हब को जो है वो आड़े हाथों लेते हैं, मज़हब को दरमियान में लगा देते हैं कि जी मज़हब की वजह से रिस्ट्रिक्शंस हम ले लेते हैं, छोटे छोटे इश्यूज़ होते हैं उनको हम कहते हैं कि ये बड़ा सेंसिटिव है, इसके ऊपर बात ना कीजिए। हालांकि हमारा मज़हब जो है वो बड़ा, इस्लाम जो है वो बड़ा एक ओपन मज़हब है और औरत को इज़्ज़त देने के हवाले से मेरा ख्याल है ये पहला मज़हब है जो जी बिल्कुल जी। और उस पर वो ज़्यादा वो होता है कि दोनों के लिए तालीम ज़रूरी है। पहली बात तो ये कि लड़कियों को एजुकेशन दे ही नहीं रहे होते हम, अगर वो भूले चुके जाती भी हैं तो उनके साथ जो हशर हो रहा होता है स्कूलों में भी और बाकी भी रास्तों में, कॉलेजों में, ये सारे जो बाकी जो अभी शहबाज साहब भी बात कर रहे हैं, रवैये जो है वो उनके वो ठीक नहीं होते। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात जो है हमारे अपने स्टार्टिंग में पेरेंट्स, एजुकेशन तो बाद, वहाँ स्कूल तो बाद में जाना ना, घर में वो माहौल देख रहा होता है कि छोटे जो बड़ा भाई है, जो भाई है उसको अच्छा खाना मिल रहा है, बेटी को कम मिल रहा है, तो वहाँ से डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाती है। एजुकेशन में भी यही होता है। एजुकेशन में जो है वो आपका जो बेटा है उसको अच्छी तालीम दे देंगे, बेटी को किसी और लो लेवल के स्कूल में पढ़ा देंगे कि जी ज़रूरत है अगर तो पढ़ा लेंगे, तो वो वहाँ से हम डिस्क्रिमिनेशन हम शुरू कर देते हैं। और फिर उसके बाद फिर एक मैं इसके हक़ में हूँ कि हम एक 5वीं क्लास तक
या चौथी तक हम कहते हैं कि जी को एजुकेशन, उसके बाद आगे बस जी टोटली दीवार बना दो और वो लड़का इधर बैठी हो लड़की उधर बैठी हो, उनको एक रिस्ट्रिक्टेड इतना एक हद से ज़्यादा एक दूसरे को मुखालिफ कर देते हैं कि नहीं जी ये तो बैठेंगे, इकट्ठे बैठेंगे तो एक दूसरे के इनके प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएंगे। हालांकि वो इकट्ठे अगर चलते हैं, इकट्ठे क्लासेस में बैठते हैं, उनको उठना बैठना ताज़ीम करने दूसरों की, वो आएगा तो मुआशरे में आगे बढ़ के जब आगे जाएंगे, आगे जाके और वो अपने आप को चेंज कर सकेंगे। उनको पता होगा कि ये शजर ममनुआ नहीं है, लड़के की मैंने इज्जत, लड़की भी सोचेगी मैं किस तरह करनी है और लड़का भी सोचेगा कि मेरी ये कोलीग साथ आगे मेरी क्लास फेलो है, मैंने किस तरीके से इज्जत करनी है, और वो सारा आस्ता आस्ता चल के वहां से ये सीखने का अमल वो सीखने का अमल शुरू हो जाता है। लेकिन स्कूल में फिर वही बात है, स्कूल में कितने 4-5 घंटे बच्चा रहता है, उसके बाद फिर वापस वो पेरेंट्स के पास से आता है, मुआशरे में आता है, वो डिस्क्रिमिनेशन जो हमारी वो है वो टोटली जो है वो खत्म हो, तो तभी ये सारा सिलसिला हो घरों में भी खत्म होनी चाहिए। और वो इस तरह खत्म हो सकती है कि अगर घर वालों की भी तरबियत उस तरह की जाए। कामरान इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लोन साहब, आपसे मेरा पहला क्वेश्चन आज आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ये होगा, करिकुलम अभी तक एक नहीं है हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में, प्रोविंशियल एजुकेशन सिस्टम में और तालीम है, फेडरल में और है, मदरसा में और है, और इंग्लिश जो मीडियम स्कूल है वहाँ पे और है, उर्दू मीडियम में और है। तो जब इतने सारे तजादात हम एजुकेशन करिकुलम में देख रहे हैं, उतने ही मुतजाद रवैये भी हमारे सामने आ रहे हैं। उस हवाले से आप क्या काम कर रहे हैं ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक, थैंक यू वेरी मच जी। मैं थोड़ा सा अभी जो हमारे कोलीग्स थे उन्होंने जो बात की है, उनके पैनलिस्ट ने, उनके साथ लेके चलूंगा और यहाँ तक आप तक पहुँचने की कोशिश करूंगा वन नेशनल करिकुलम के ऊपर से भी। हम जहाँ बात करते हैं एथिक्स की, हम बात करते हैं मेल की, अभी तक जो उन्होंने बात की है सिर्फ लड़कों के ऊपर बात की है। मैं थोड़ा सा तस्वीर का दूसरा रुख भी लाना चाहूँगा। कितनी हमने परवरिश में लड़कियों को कितना ट्रेन किया है इस मामले के ऊपर, कितना हम घर के अंदर लड़कियों को उस हद तक तालीम देते हैं कि उन्होंने इस माशरे के अंदर किस तरह गुजारा करना है। दूसरी बात, घर के अंदर जो परवरिश है, आपने तो एक फॉर्मल तरीका कर दिया कि स्कूल के अंदर जो बच्चा पढ़ेगा वही सीखेगा। दैट इज नॉट इनफ। जो बच्चा सीखता है, जो चीज सीखने की है, वो इखलाकियात वो घर से सीखता है, पहली दर्स का है। और पहली दर्स का क्या है? माँ बाप है। हमारे इस निज़ाम में, हमारे माशरे में कितना पेरेंटल एजुकेशन के ऊपर जोर दिया जाता है। हमने कभी भी लड़की को ये नहीं बताया कि शादी से पहले कि आपने शादी के बाद कैसे बिहेव करना। शादी हो जाती है अचानक, वो खुद ही बाय एक्सपीरियंस लर्निंग शुरू कर देती हैं। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ थोड़ा सा। ऑस्ट्रेलिया में मैं था, पढ़ा वहाँ पे 5 साल तक बच्चे को कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं दी जाती वहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया। अब आप डेवलपिंग कंट्रीज की इन्होंने बात की, मैं डेवलप कंट्रीज को थोड़ा सा एनालिसिस करके लाता हूँ। 5 साल तक वो कुछ नहीं पढ़ाते। वो क्या पढ़ाते हैं? सिर्फ और सिर्फ एथिक्स पढ़ाते हैं। आपके 2.5 साल का बच्चा डे केयर में जा रहा है पर करिकुलम की टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ता, वो एथिक्स सीखता है। उठना कैसे है, बैठना कैसे है, वॉशरूम कैसे जाना है, हाथ कैसे धोने हैं, ईटिंग हैबिट्स क्या होंगी, बिहेवियर कैसे होगा आपका एक दूसरे के साथ। सो 5 साल तक सिर्फ वो ये सीखता है, कोई कागज पेंसिल नहीं सीखता, ड्राइंग्स और वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू। सो उसकी वो बुनियाद बन जाती है 5 साल में इखलाकियात की, कि जहां पे हमें वो दर्स जो कि हमें इश्यूज अभी आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर या दूसरे मुल्कों के अंदर, वो नहीं आते, वो कम आते हैं। सो बेसिक जरूरत यही है कि हमें इखलाकियात के ऊपर जोर देना है। एक छोटी सी और एग्जांपल जहां पे हमारे कंपैरिजन करते हैं, मेरी अपनी जाती एग्जांपल है इसलिए मैं इसको अच्छी तरह बता सकता हूं कि हमारे बेटा कहां पैदा हुआ, तो उस बेटे पैदा होने के दौरान और एंड तक उन्होंने वालदा की, बेगम की मेरी पूरी ट्रेनिंग की। हालांकि ये सेकंड चाइल्ड था, पर जिस तरह उन्होंने ट्रेनिंग की कि किस तरह बिहेव करना है, ये पेरेंटल एजुकेशन हमारे वालिदैन, हमारे बुजुर्ग नहीं दे पाते, जिसकी वजह से वो खवातीन माओं में भी वो मामला बड़ा मुश्किल हो जाते हैं उसको ट्रेन करने के। सो कानून की जो आपने बात की, आप इस वक्त एजुकेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, आप करिकुलम की बात कर रहे हैं। करिकुलम, माजरत के साथ मैं गलत हूं, लेकिन मैं थोड़ी सी एक बात करूंगा कि करिकुलम शुरू से पाकिस्तान में नेशनल में एक ही चलता आ रहा है। नेशनल पॉलिसी 2009 थी जो पूरे पाकिस्तान में एक ही पॉलिसी थी जिसके मुताबिक सब पढ़ाया जा रहा था। मैं फॉर्मल स्कूल की बात कर रहा हूं, मैं गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहा हूं। मैं जो तबकाती निज़ाम है, प्राइवेट, ऑक्सफोर्ड और बाकी दूसरे, उनको नहीं मैं बात कर रहा, मैं फॉर्मल की भी बात कर रहा हूं। वहां पे एक ही नेशनल करिकुलम था और उसके मुताबिक प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी गई थी डेवोल्यूशन में कि वो अपनी टेक्स्ट बुक्स खुद बना ले।
सो कॉन्टेक्चुअलाइज कर लें कुछ टेक्स्ट बुक्स को, लेकिन जो पढ़ाया जाता है वो एक ही चीज पढ़ाया जाता है, उसमें इंसानी हुकूक का आज तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा। मैंने सिर्फ लॉ में जाके इंसानी हुकूक के बारे में पढ़ा था कि जब वो हमारा लॉ एजुकेशन हमारी शुरू हुई तब हमें पता चला कि इंसानी हुकूक जो है वो ये। मैं जरा एक बात कहना चाहता हूँ कि लड़कियों को बेइंतहा तालीम, निगरानी, सरजनिश, डांट डपट, कंट्रोल माँ बाप दोनों की तरफ से, माशरे की तरफ से बहुत ज़्यादा होता है हमारे पाकिस्तान में। अब अगर ये कहना कि लड़कियों को नहीं सिखाया जाता, तो मेरा ये ख्याल है कि आप ये देखें कि परपिट्रेटर या एक जो एक्शन है वो एक्शन क्या है कि रेप हो रहे हैं, मारपीट हो रही है, तेज़ाब फेंके जा रहे हैं, नाक काटे जा रहे हैं, गले काटे जा रहे हैं, इधर आग लगाई जा रही है, इधर क्या नहीं हो रहा है इस मुल्क में। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि परपिट्रेटर को छोड़ दें, लड़के को छोड़ दें और लड़कों की तरबियत पर हमें कोई वो मसला नहीं है, और हमें लग रहा है कि लड़कियों को कम सिखाया जा रहा है, तो जो विक्टिम है, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ बैठा हूँ, कोई बंदा आता है, वो मेरे पे गुस्सा करता है, मुझे थप्पड़ मारता है, तो मैं विक्टिम हो गया। जो थप्पड़ मार रहा है असल परपिट्रेटर एक्शन का वो है, तो फोकस किस पे करना चाहिए? जिसने रेप किया, जिसने मारा पीटा। अब ये कहना कि अभी लड़कियों को नहीं सिखाया जाता तो इसलिए रेप बढ़ रहे हैं या इसलिए वायलेंस हो रहा है, तो ये तो फिर मजलूम के ऊपर इल्ज़ाम डालने वाली बात है। बिल्कुल ठीक तो है। मैं तो इनसे ये कहना चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक है। और इसी तरह अगर आप देखें शहबाज, मैं अभी आप ही की तरफ आ रही थी, ये जो समाजी रवैयों में तब्दीली ये लाने की बड़ी अशद ज़रूरत है। तो जब हमारे निसाब तालीम में ये रवैये डाले ही नहीं गए, बताया ही नहीं गया कि किसी की जो बहन बेटी है वो आपके लिए भी उतनी ही काबिल एहतराम है जितनी आपके घर के सही अंदर कह रही। लेकिन अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा, आप बल्कि काम भी कर रहे थे उसके ऊपर, कि घरों में जो बच्चियां हैं वो भी महफूज नहीं थी। हम ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तान में के अलावा दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता, हर जगह होता होगा, लेकिन एक अच्छा जो मुआशरा है वो किस तरह से इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल कर सकता है। जो मुजरिम है उसकी तरबियत में ये कमी जो होती है, प्रिवेंशन, हमें प्रिवेंशन हमें फोकस करना। अब ये कह रहे हैं कि स्कूल से नहीं सीखते जी, माँ बाप से सीखते हम लोग माँ बाप से नहीं सीखते, हम लोग सीखते हैं स्कूल से। क्यों? क्योंकि माँ बाप जो हैं, माँ बाप भी स्कूल से ही पढ़ के आते हैं ना। अब यहाँ पे हम क्या तवक्को रखेंगे उन माँ बाप से जो कि अनपढ़ हैं? तो अब ये स्कूल की ये तो अपने सर से जिम्मेदारी हटाने वाली बात होगी कि हम निसाब में कुछ नहीं डालेंगे, चूंकि मौलवी हमारे पीछे पड़ जाते हैं, चूंकि फतवे लग जाते हैं, इसलिए हम बच्चों को सेक्स एजुकेशन का नहीं बताएंगे, बच्चों को अच्छा टच बुरा टच के बारे में नहीं बताएंगे। कसूर से मेरा ताल्लुक है। कसूर में आपको पता है कि बच्चों के साथ जाती के क्या हालात है। मैं 5वीं जमात तक वहीं पढ़ा हूँ। आप दोनों को बुलाने का मकसद यही था कि आप दोनों का ताल्लुक कसूर से है। तो चूंकि आप लोगों ने देखा है वहाँ पे लोगों को सफर करते हुए भी और लोगों को विक्टिम। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है ये स्कूल, ये तालीमी निज़ाम की जिम्मेदारी है। माँ बाप जो सिखाते हैं ना उसके ऊपर कोई लीगल कंट्रोल नहीं होता। अब माँ बाप हैं घर के अंदर, 24 घंटों में वो बच्चे को क्या बता रहे हैं। घर जो होते हैं ना ये एक ब्लैक बॉक्स की तरह होता है, इसके अंदर आप कुछ नहीं देख सकते अनटिल अनलेस वो खुद आपको ला के ना दिखाए। हम ये नहीं कह सकते कि अब बच्चे माँ बाप वो जो है वो सब कुछ बच्चों को सिखाएं, क्योंकि माँ बाप को खुद अभी पता नहीं है, तालीम बालगान नहीं है, लिटरेसी रेट पहले ही 60 कम है, ऑलरेडी पेरेंट्स की तालीम नहीं है, तो उनको क्या पता होगा। और ये कसूर से, मैं तो कसूर में बड़ा हुआ हूँ, तो जो मर्दानगी, कैसे मर्द बनना है, ऐसा मर्द जो कि सबको डरा के रखे वो अच्छा मर्द है। और मुझे नहीं याद पड़ता किसी उस्ताद ने किसी क्लास में, उस्ताद को भी छोड़े, ये उस्ताद का काम नहीं है बताना, ये काम बताना है किताब का। उस्ताद भूल सकता है, ये हम ये उम्मीद करते हैं कि उस्ताद अच्छे उस्ताद होंगे, ये होगा। देखें जब तक आप सिस्टमेटिक तब्दीली नहीं लाएंगे, आप एक किताब के अंदर 2 + 2 4 करके नहीं लिखेंगे ना, जब तक कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हें से बेहतरीन मर्द हुआ है जो औरतों की इज़्ज़त करता है, जो औरतों के साथ बेहतरीन सलूक, जब तक ये बात नहीं बताएंगे 2 + 2 4 करके, उसको समझ नहीं आएगी। जब तक ये नहीं बताएंगे कि किसी का मजाक उड़ाना, गाली देना या पीछे बात करना, वो लड़की है लड़के, लोगों को समझ नहीं आएगी। मैं ये मानता हूँ कि हमारे यहाँ चाइल्ड एब्यूज़, ये जो बच्चियों में तालीम की कमी, इसके पीछे मर्दों की गलत तरबियत है। देखिए मर्द जब बाप बनता है वो अपने बेटे को पढ़ाता है, अपनी बेटी को नहीं पढ़ाता। मर्द जब शौहर बन रहा है तो वो अपनी बीवी के ऊपर ज़्यादती कर रहा है, ज़बरदस्ती कर रहा है, ठीक है ना। वो जब भाई बन रहा है तो वो अपनी बहन के साथ या फिर छोटे भाइयों के साथ, तो वो उसको दबा के रखेगा, वो उसको कंट्रोल करेगा। मैं ये मानता हूँ कि जब तक तालीमी निज़ाम में माँ बाप के थ्रू नहीं, चूँकि वो प्रॉपर नहीं है, तो तालीम की वो प्रॉपर नहीं है, उसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है, उस माँ बाप को निगरानी करने वाला कोई नहीं है कि वो दादा दादी हैं, उनको उससे भी कम पता है। माँ बाप के ऊपर निगरानी करने वाला, लीगल एक्शन लेने वाला भी पाकिस्तान में सिस्टम नहीं है। ये होती है सोशल प्रोटेक्शन जो वेस्ट में देखी जाती है कि वहाँ पे बच्चे की तरबियत जो है
वो किस तरह कर रहे हैं पेरेंट्स, और अगर वो अच्छी तरबियत नहीं कर पा रहे या तशद्दुद पसंद रवैया है उनका, तो वो उस बच्चे को चाइल्ड प्रोटेक्शन में ले आते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन अच्छा सर, आपकी तरफ आऊंगी, ये सिखाया जाता है हमारे यहाँ बच्चों को, छोटे लड़कों को, तुमने रोना नहीं है, मर्द रोते नहीं है, मर्द जो है उन्होंने रोना नहीं है। फिर ये भी सिखाया जाता है कि ये तो लड़की है, तुम इसको इसका प्रॉपर्टी में राइट नहीं भी दोगे तो हमने इसकी शादी कर दी, पढ़ा दिया, बस हमने इसको इसके हुकूक दे दिए। तो ये जो सर रवैये हैं खानदानियों में, खानदानी जो मसाइल है उनमें एक ये भी बहुत बड़ा मसला है। ये सर कब चेंज होंगे, किस तरह चेंज होंगे और इनको कौन चेंज कर सकता है? हम पिछले दिनों यही आप एक हाइकिंग पे हम गए, एक बच्चा जो हमारे साथ छोटा बच्चा था, वो छोटा सा वो भाग रहा था तो वो गिर गया, तो वो रोना शुरू कर दिया उसने। अब पीछे से हमारे वो साथ ही ग्रुप में एक लड़की थी, तो उसने उसको उठाया, उसने कहा ये लड़कियां देख रही, तुम रो रहे हो, लड़का होकर रो रहे हो। वो बेचारे ने फौरन चुप करके हंसना शुरू कर दिया। मतलब ये छोटा सा बच्चा, उसका वही रोना नहीं है, लेकिन मेन एम ये है कि हम उसको सिलेबस में, जिस तरह अभी पहली बात तो ये कि सिलेबस में भी कुछ आए। सिलेबस का जब हम एक एजुकेशन, अभी भी हमारे एक्सपर्ट साहब बात कर रहे थे कि तबकाती निज़ाम जो है, तबकाती नहीं है, मैं कहता हूँ कि वो एक हर सोसाइटी में हम ये कहें कि सारे जो है वो एक ही इक्वल हो जाएं। गवर्नमेंट के स्कूल में चले जाएं, गवर्नमेंट के स्कूल का स्टैंडर्ड आपको पता है कि कितना नीचे है। हम गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड को ऊपर नहीं ला रहे, लेकिन जो ऊपर वाले स्टैंडर्ड उनको नीचे ला रहे हैं कि नहीं तुम नीचे आ जाओ। गवर्नमेंट के ऊपर, एक स्कूल के ऊपर, एक बच्चे के ऊपर जितनी एजुकेशन खर्च हो रही है, उसको आप सारे स्कूल को, मेरा ये कि सारे प्राइवेटाइजेशन कर दे, सारे मुकम्मल कह दें कि ये बच्चा है, हर बच्चे को गवर्नमेंट जो है वो 2000 रुपया या 3000 रुपया फीस देगी, जिस स्कूल में मर्जी चले जाएं, और वहां जाके फिर कंपटीशन। हर स्कूल की फीस 2 से 3 हजार भी तो नहीं है, 20-30 हजार फीस है। लेकिन बात यह है कि 2-3 हजार वाले भी आप सरकारी स्कूल में जो सेट कर लें, आप सरकारी स्कूल में आप सेट कर लें, जो सरकारी स्कूल में जो खर्चा हो रहा था मीडियम लेवल के स्कूलों में, वो खर्चा उससे कम आ रहा होता है बच्चे की फीस के ऊपर। एक सरकारी स्कूल में जो खर्चा आ रहा है, सरकारी स्कूल को वही टेक फॉर ग्रांटेड होता है। टीचर्स को, अभी हम सिलेबस की भी बात करेंगे, लेकिन सिलेबस से पहले तो टीचर्स को भी देखें ना, टीचर ने पढ़ाना क्या है। टीचर जो पढ़ाएगा, टीचर्स को खुद ट्रेनिंग नहीं है। टीचर्स जो हमारे तबके में अभी जो चल रहा है, सबसे जो लोस्ट, जो जिसको और जॉब नहीं मिलती, वो कहता है अच्छा यार टीचर लग दो। सारे सबसे जो है वो एक लेस प्रिविलेज, हम कहते हैं यार और नहीं कहीं नौकरी मिल, टीचर लग जाए जी। अब वो टीचर जो लगेगा सोसाइटी के सबसे, मतलब उसको सैलरीज वगैरह का और बाकी जो टॉप भी वो नहीं है, वो बेचारा आगे क्या करेगा? और ये सारे मसाइल जो जिस तरीके से जब चल रहे होते हैं, वो बच्चे को भी क्या पढ़ाएगा आगे जाके? बच्चा जो है वो, इवन कि मैंने अक्सर ये देखा है कि जो टीचर बेचारा पढ़ा रहा है, मैट्रिक पास, FA पास, प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसे है, थोड़ी थोड़ी फीसों में वो सैलरीज में रखे होते हैं, बच्चे को एक टाइप का, उसका बच्चे का फ्यूचर भी तबाह हो रहा था। सरकारी स्कूलों में भी यही, एक क्लास में, छोटे क्लास में 40 से 50, 100 बच्चा जो है वो बैठा होता है। पॉपुलेशन हमारी इतनी ज्यादा हो रही है, हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे। अभी जो कसूर का वाकया हुआ है, एक आदमी, अभी उसकी उम्र खुद 40 साल होगी, 5 बच्चे उसके हैं जिनको साथ वो सुसाइड किया है। हम अभी तो कह रहे क्यों सुसाइड किया, उसने फेंका बच्चों को, उनको कत्ल कर दिया, बच्चों को नहर में फेंक दिया। लेकिन क्या उसको कोई 5-10 साल पहले उसको बताने वाला था कि इस्लाम में है कि चादर उतनी फैलाएं जितने आपके पांव उतने फैलाएं जितनी चादर है, कि आप पॉपुलेशन के वो ऊपर कंट्रोल करें। आप उस वक्त हम मजहब को आड़े ले आते हैं कि नहीं, इस्लाम में ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी कामरान साहब, आपने देखा कि तालीमी निसाब के ऊपर क्वेश्चन मार्क हो रहा है कि लोगों को बताया नहीं जाता कि पाँव उतने फैलाएं जितनी आपकी चादर है। उसमें आप पॉपुलेशन कंट्रोल का भी आप देख लें, वो भी बहुत बड़ा मसला है हमारे मुल्क में, और वो स्पेशली वो मुल्क जो तरक्की याफ्ता है, जहाँ पे कोविड है। और कोविड की जब हम बात कर रहे हैं तो पूरी जो इंसानों की ज़िंदगी है वो बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुई है, स्पेशली एजुकेशन जो कि आपका मुस्तकबिल है। मैं अभी आपका प्रोफाइल देख रही थी, तो रेडियो की तालीम का आपने प्रोजेक्ट जो है इंट्रोड्यूस कराया है। पहले मुझे ज़रा बताइए ये प्रोजेक्ट है क्या, और आपको PTV के जो वर्चुअल TV लेसन्स और वो पूरा दिन वो पढ़ा रहे हैं, उनके होते हुए इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? क्या वो TV जो है सफिशेंट जॉब जो है अपनी वो नहीं कर रहे थे, या फिर आपने देखा कि जो देही इलाका जाते हैं वहाँ पर एजुकेशन पहुँचाने का अब सिर्फ यही एक तरीका है? थैंक यू। देखिए, हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, अगर मैं एक मुताद अंदाजे के मुताबिक जो यूनेस्को के स्टैटिस्टिक्स हैं, 22.8 बच्चे हैं जो स्कूलों से बाहर है। ये फिगर पुरानी है, लेकिन अब पॉपुलेशन जिस तरीके से बता रहे हैं हमारे दोस्त की बढ़ती जा रही है, तो ये फिगर भी ज्यादा हो सकती है। लेट्स से हम इसको काउंट कर लेते हैं, 22.8, 2 करोड़ बच्चे, 2.25 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है। हमारी टोटल पॉपुलेशन 50 मिलियन है।
जिसमें से सिर्फ प्राइमरी 45% है, 22 मिलियन है। अब उस 22 मिलियन में से जो 22 मिलियन है वो बाहर के अलावा है जो स्कूलों के अंदर। जो टेली स्कूल गवर्नमेंट, कोविड जिस वक्त आया था तो उस वक्त कोविड की वजह से बहुत से जो स्कूल में बच्चे थे, अगेन जो डिफरेंशियल हमारा सिस्टम है उसके मुताबिक देखा जाए तो गवर्नमेंट स्कूल के वो बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे थे वो तमाम के तमाम आउट ऑफ स्कूल हो गए, क्योंकि उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं थी जो प्राइवेट स्कूल में थे। मेरे आपके बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूल में अगर पढ़ रहे थे, जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी। उनके पास टैबलेट्स थे, उनके पास कंप्यूटर्स थे, उनके पास टीवी था, उन्हें कर लिया, बिजली थी, उन्होंने रिसोर्सेज कर लिए। एक सिर्फ मुहतात अंदाजे के मुताबिक मैं उस फिगर को लेता हूं जो कि 22 मिलियन जो स्कूल में थे गवर्नमेंट स्कूल, उसमें से 45% जो गवर्नमेंट स्कूल में थे, 10 से 12 मिलियन वो और 22 मिलियन वो जो कि आउट ऑफ स्कूल थे। ये तकरीबन आपके पास 32-34 मिलियन बच्चा जो आउट ऑफ स्कूल हो गया कोविड की वजह से। अब इशू था कि उस वक्त जिस वक्त कोविड आया तो हमने इन बच्चों को मीनिंगफुली एंगेज कैसे करना है एजुकेशन में। टेली स्कूल वाज द फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि टीवी के ऊपर हम चला दें तो एक वर्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, लोगों की लर्निंग ज्यादा होती है। अब टेली स्कूल को अगर मैं देखता हूँ, इट वाज डिजाइन बाय द गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट पंजाब ने भी इसको थोड़ा सा लेके चले, केबल के थ्रू और टीवी के थ्रू इसको चलाया। अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं जहां से आइडिया मेरे पास रेडियो का आया। गिलगित बल्तिस्तान में मैं काम कर रहा था, उस एरिया में कुछ मैंने नॉन फॉर्मल स्कूल्स और फॉर्मल स्कूल्स के ऊपर काम कर रहा था। 21 घंटे वहां लाइट जाती थी। 21 घंटे जिस वक्त लाइट जा रही है, तो जिस वक्त टेली स्कूल चलता था सुबह 10 बजे तो वो लाइट नहीं होती थी। तो जो बच्चे टीवी अफोर्ड कर पा रहे थे वो भी नहीं उससे फैज़याब हो पा रहे थे, वो भी उससे बाहर थे। सो उन गिलगित बल्तिस्तान के पूरे प्रोविंस में जो बच्चे थे जो कि ज्यादा वैसे आबादी डिप्राइव्ड है, तो वहां पे किसी भी बच्चे के पास ये फैसिलिटी नहीं मिल पा रही थी। इसी तरह जब मैंने उसको एनालिसिस किया बाकी सूबों के अंदर, रूरल एरियाज में अगर आप जाते हैं तो देयर वाज सीरियस शॉर्टफॉल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वहां पे बच्चों को एक्सेस नहीं हो पा रहा था। सो मेरे पास एक चैलेंज था, हमने जो फेडरल मिनिस्ट्री से बात की कि हमें एक चैलेंज है कि उन बच्चों को हम कैसे एक्सेस। बेसिकली मैं आजकल जिस ऑर्गेनाइजेशन से काम कर रहा हूं, हमारा ये टारगेट है कि 1 मिलियन बच्चा पाकिस्तान के अंदर जो आउट ऑफ स्कूल है 22 मिलियन में से, उनको हमने किसी न किसी तरीके से एजुकेशन में लाना है। और हम पिछले 3 साल में 0.8 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल से इन स्कूल में ले आए हैं। उनको नॉन फॉर्मल तरीके से या फॉर्मल तरीके से बैक्स के साथ, NCSG के साथ, फेडरल मिनिस्ट्री, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ मिलकर उनको स्कूल में ले आए हैं उनके साथ। अब उन बच्चों को जो स्कूल से बाहर थे, देयर वाज नो अदर मीन के रेडियो के अलावा। एक तो बच्चे वो गरीब भी हैं, अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे टैबलेट्स या मोबाइल या कंप्यूटर या डिस्टेंस लर्निंग। उनके लिए चीप जो मेथड था वो रेडियो ही था। 200-300 में मिल जाता है रेडियो, या जिसके पास छोटा सा मोबाइल 3310 भी होगा उसके अंदर भी रेडियो प्रोग्राम हो जाता है, FM आ जाता है उसमें। ठीक है। सो यहाँ से आइडिया क्लिक हुआ। ये आइडिया आपने इम्प्लीमेंट किया लोकल FM रेडियोस के जरिए। हमने FM भी यूज किया, पाकिस्तान के साथ आपने किया ये जो जी का है। जी बिल्कुल। जिस वक्त इसको हमने रेडियो के प्रोग्राम को डिजाइन किया तो हमने इसकी जो ब्रॉडकास्टिंग थी वो रेडियो पाकिस्तान के साथ और प्राइवेट चैनल्स के साथ भी की। गिलगित में सिर्फ 2 प्राइवेट चैनल थे और साथ रेडियो पाकिस्तान था। रेडियो पाकिस्तान का मीडियो वेव और FM को दोनों को चलाया और फिर उसकी इंप्लीमेंटेशन को देखा। फिर उसके बाद इसकी पायलटिंग जब एक सूबे में हो गई, तब मैंने फिर इसको फेडरल मिनिस्ट्री के साथ हमने शेयर किया। तब देयर वाज अ विजन बिहाइंड द फेडरल मिनिस्ट्री। उनका टारगेट था रेडियो स्कूल शुरू करने का, बट देयर वाज नो कंटेंट अवेलेबल टू देम। तो जिस वक्त ये कंटेंट हमने उनके साथ शेयर किया तो फेडरल मिनिस्ट्री ने इसको टेकअप किया। सो PM ने इसकी इनॉग्रेशन की और इस कंटेंट को आज साहब इसी हवाले से हम मज़ीद बातचीत करेंगे कि बलूचिस्तान में आपने इस प्रोजेक्ट को किस तरह से मैनेज किया और वहाँ पर इसके रिजल्ट्स क्या रहे हैं। लेकिन उससे पहले हमें लेना है एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो डायलॉग में यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डायलॉग ओनली ऑन रोज़ TV। वेलकम बैक टू डायलॉग विद उरूज रज़ा सयामी। और प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम ज़रा बात करेंगे शहबाज चौधरी साहब से कि क्या देख रहे हैं कि ये जो एजुकेशन है पाकिस्तान में, ये कोविड की वजह से जो मुतासिर ज़्यादा एजुकेशन है उसमें कितना सिनफ़ी इम्तियाज़ जो है वो बढ़ता जा रहा है। और क्या आज भी अगर घर में ऑनलाइन एजुकेशन दी जा रही है तो अगर घर में 4 बच्चे हैं जिसमें 2 बच्चे हैं तो मोबाइल और लैपटॉप किसके हिस्से में आता है और किसके हिस्से में नहीं आता। तो शहबाज क्वेश्चन आपने सुन लिया। जी ये जो सिनफ़ी इम्तियाज़ है, आपको लग रहा है कि अगर 4 या 5 बच्चे हैं एक फैमिली के
तो वो इतने उनके रिसोर्सेज हैं कि वो अपनी बेटियों को भी उसी वक्त जब उनके बेटों की क्लास हो रही होती है तो वो ये दे पाते हैं सहूलत। मेरा ख्याल है कि ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया और तकरीबन अभी कमरान साहब ने भी बोला कि 32% लोग तो 32% लड़कियां बाहर हैं स्कूलों से, 21% लड़के बाहर हैं। फिर उसके अलावा जो लोग स्कूलों में हैं उनके अंदर से भी जो है ना काफ़ी जो 2/3 जो बच्चे हैं वो इंग्लिश नहीं पढ़ सकती, और बच्चे हैं जो कि बड़े शहरों में 70% के करीब लिटरेसी है, छोटे शहरों में 10%, 9%, 7% तक भी जाता है। ट्राइबल एरियाज़, फाटा, बलूचिस्तान, अभी बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स लॉन्ग मार्च कर रहे थे इंटरनेट की अदम दस्तियाबी की वजह से, और खैर वो किसी ने कान पे नहीं धरा उनको, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इसकी वजह से औरतों और लड़कियों की सफरिंग ओबियसली ज़्यादा बढ़ी है, चूँकि वो ऑलरेडी पहले से स्कूलों से ज़्यादा बाहर थी, इन्वेस्टमेंट की उनके ऊपर कमी थी, और इन्वेस्टमेंट लोग करते भी नहीं लड़कियों के ऊपर, चूँकि उनकी शादी हो जानी थी बाद में, तो वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट उनके नज़दीक नहीं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि औरतों की तालीम से पूरे के पूरा माशरा, पूरा का पूरा ख़ानदान आप बदल सकते हैं बड़े आराम से। तो पाकिस्तान में 35% के करीब लोगों के पास इंटरनेट की एक्सेस है। उन 35 में से तकरीबन 70 to 80% जो हैं वो मर्द हैं। स्मार्टफोन यूजेज जिसमें मिला लें आप, ये डाटा इस्तेमाल करने वाले लोग जो मिला लें, सिम का इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोग हैं ये मिला लें, तो अब इसमें से सिर्फ 20% के करीब ऐसे हैं कि जो कि औरतें हैं। मैं खुद सोशल मीडिया कैंपेन चलाता हूँ, उनके ऊपर जब कोई वीडियो डालता हूँ तो बाद में मैं उसको देखता हूँ कि कितने लोगों ने देखा, तो जब मैं तो मुझे ये समझ आती है कि तकरीबन 95% वीडियोस मर्द देखते हैं और 5% वीडियोस to 10% वीडियोस तकरीबन औरतें देखती हैं। ये भी एक मैं अंदाज़ा कर सकता हूँ कि डिजिटल एक्सेस टू ऑनलाइन इंफॉर्मेशन, एक्सेस टू एजुकेशन, आर्टिकल 25A, जो कि मेरा ख्याल है कि दूर दूर तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन का नामो निशान भी नहीं है, तो वो औरतों के लिए ख़ास तौर पे ज़्यादा बड़ा मसला है एज़ कम्पेयर टू मैन। जी, और डिजिटल यूज़ वैसे भी उनके लिए बड़ी ममानियत आज भी समझी जाती है। सर आपकी तरफ आऊँगी, कसूर से आपका भी ताल्लुक़ है, और अभी तक जितने शर्मनाक वाक़यात आए, आई एम सॉरी टू से फॉर यूजिंग दिस वर्ड, वो कसूर से भी ज़्यादा का आया। बच्चों का देख लें, ख़वातीन के ऊपर जुल्म का देख लें, ख़वातीन अपने बच्चे नहर में फेंक रही हैं, जहर दे रही हैं, मतलब वहाँ पे एक ऐसा लगता है कि जैसे खुदा न खास्ता वहाँ पे क्राइम के अलावा कुछ होता नहीं है। लेकिन ये जब हम तालीम की बात करते हैं तो कसूर में क्या आप समझते हैं कि सफिशेंट एजुकेशन है औरतों और मर्दों के लिए बराबरी की बुनियाद पे? दूसरा, जहाँ पे जुल्म होता है तो पीछे देखा जाता है कि पॉवर्टी इश्यूज़ हैं, गुर्बत जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, जिन इलाकों में जुर्म ज़्यादा होता है और इंसानी हकूक़ की वायोलेशन होती है। तो जो इकनॉमिक इश्यूज़ हैं वो औरतों और मर्दों को यकसां हकूक़ नहीं दे रहे, ख्वाह वो एजुकेशन है, ख्वाह वो हेल्थ है, या फिर वो डिजिटल एज जिसमें हम एंटर हो चुके हैं, वहाँ पे इंफॉर्मेशन तक रसाई है। थैंक यू। कसूर का बदकिस्मती मैं कह सकता हूँ कि वो कसूर लाहौर के नज़दीक है, तो उसका ये है कि जिस तरह सबर्ब में कच्ची आबादी होती है उसके साथ कसूर के साथ ऐसा सलूक किया जाता है। कसूर डिस्ट्रिक्ट में कोई रोड भी ऐसी सीधी नहीं है। हमारे एक कोटरा दक्षिण कसूर जो है वो एक पिछले 30 साल से एक रोड जो है वो नहीं बन सकी। जब रायबंड तक इवन के जो जाती उमरा तक तो रोड बन गई, जाती उमरा से आगे जो वो रोड बंद होगी। जब हम इस तरीके से हम सिर्फ कहते हैं कि हम शहरों की हद तक ही हम डेवलपमेंट करेंगे, शहरों से बाहर जो है वो बाकी कच्ची आबादियों में या छोटे शहरों में या सारे फंड्स जो है वो हम कैपिटल में लगा देंगे, वो अगर छोटे शहरों में नहीं लगाएंगे तो वहाँ गुर्बत जो है वो सर उठाएगी और वहाँ लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा। अभी भी लोगों का ये होता है कि फैक्ट्रियाँ जो हैं वो भी लाहौर के नज़दीक सुंदर में आ गई, बाकी आ गई। कसूर में कोई ऐसा नहीं है, कोई इस तरह का कोई डेवलपमेंट का नहीं है लोगों का। लोग आते हैं तो लाहौर अपनी जॉब्स के लिए आते हैं, सीधी बात यह है। जब गुर्बत इतनी ज़्यादा होगी तो उसके बाद फिर ये मसाइल सारे शुरू होंगे। एजुकेशन का सारी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जो लाहौर में हैं, कसूर में कॉलेज वगैरह भी, वो भी इवन डिस्ट्रिक्ट हेल्थ जो हॉस्पिटल है DHQ जिसको हम बोलेंगे, वो भी इतना काबिल नहीं है कि वहाँ से लोग आगे आ सकें। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी इस वक्त मुआशरे में ये चल रही है कि हम सारा दिन एक गली थोड़ी सी साफ़ करेंगे, उसको हम ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे हमारे डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, उनकी सबकी जॉब है कि आपने बाकी काम करना है या नहीं करना। सोशल मीडिया पे आपने कहना है कि वाह वाह बहुत हो गया, हालांकि वो जो टोटली एक गली करके उसको ऐसा लगता है कि पूरा पाकिस्तान साफ़ हो गया। जब हम रियलिटी हम जब देखते हैं तो उसमें कुछ भी चीज़ें नहीं हो रही। एजुकेशन के हवाले से ऐसे है कि एजुकेशन का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है उनका रोल ये होता है कि वो हर वक्त थानेदार बने होते हैं कि जी ये 3:05 पे ये कर दो, वो कर दो। हालांकि ऐसा नहीं है।
जो गवर्नमेंट का जो काम होता है, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को उनको फैसिलिटेट करें, प्राइवेट सेक्टर को भी फैसिलिटेट करें, अपनों को भी फैसिलिटेट करें, लेकिन वो फैसिलिटेट नहीं है, वो बसेस हैं सारे, उन्होंने सिर्फ कमांड देनी है। और हर एक स्कूल को, सरकारी स्कूल को भी है कि तुमने 30-35 जो है वो पिक्चर्स शाम को भेजनी है कि आज डेंगू के खिलाफ हमने बोला, आज हमने इस मौजू के ऊपर तकरीरें की, आज ये किया। ये कभी भी नहीं होता कि हम रियल इशू के ऊपर बात करें। जब हम सारी कैमोफ्लेज करके ये बातें करेंगे, रियल इशू तक नहीं पहुंचेंगे, तो सोसाइटी में ये जो डिस्क्रिमिनेशन या जो इस तरीके से जो सिन्फी इम्तियाज के अलावा भी मेल भी है, फीमेल भी है। और कसूर का ये है कि रिपोर्टिंग ज्यादा वहां हो रही है। ये आपके रावलपिंडी में हर जगह पे आपके ये केसेस हो रहे होते हैं, लेकिन बाकी शहरों में शायद इतनी रिपोर्टिंग नहीं हो रही होती। कसूर में रिपोर्टिंग हो रही है। अभी मैं एजुकेशन के हवाले से मैं एक सेकंड से बता दूं, अभी जो हमारे, मैं खुद एक स्कूल, एक नॉन प्रॉफिट बेसिस पे हम स्कूल रन कर रहे हैं, जूम की क्लासेस, जिस रेडियो भी कर रहे हैं। शायद गिलगित बल्तिस्तान में तो पॉसिबल होगा, लेकिन बाकी शहरों में लोगों को रेडियो को भूल चुके हैं। ये भी एक है, ये भी एक प्रॉब्लम है। अब इंटरनेट का इशू है, इंटरनेट प्रोवाइड नहीं कर रहा। हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है एजुकेशन पे, सिर्फ टीवी पे लगा के या एक नारे बंद करके जी घर बैठ जाओ, वो ऐसा नहीं होगा। कोई ऐसा को पैकेज किया है किसी टेलीफोन डिपार्टमेंट को या किसी आपके जो मोबाइल सर्विसेज हैं उनको किया है कि स्टूडेंट्स के लिए ये आप पैकेज जो है वो चीप कर दें। गूगल ने जो है वो स्पेशल उन्होंने पूरा एक पैकेज उन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलप करके क्लासरूम बना दिए, उन्होंने स्पेशल जो है फ्री दे दिए। जो सर इस तरीके से स्कूल है उनको फ्री दे दें। गवर्नमेंट हमारी जो है वो 10,000 के एक टैबलेट है। कामरान साहब से हम पूछेंगे, लेकिन उससे मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। अभी मैं अनवर साहब, एक तो मैं आपसे मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ 100% कि वाकई बजट की वो इम्प्लीकेशन नहीं है। दूसरा, मैं कसूर में था अभी तकरीबन 2 हफ्ते पहले, और मैंने वहाँ पे जाके, मैं आपको बताता हूँ मैंने बस क्या देखा है। मैंने गंदी नालियाँ देखी और कूड़े के ढेर देखे, बदबू सूंघी है मैंने उधर, और बिजली नहीं थी, हालांकि अभी गर्मियाँ भी नहीं हैं। और जो अभी पीटीआई की हुकूमत को भी काफ़ी अरसा हो गया है, मैं तो ये कहता हूँ कि जो तब्दीली का नारा उन्होंने लगाया हुआ है वो तो कहीं मुझे दूर से भी नज़र नहीं आ रहा था, कसूर के अंदर ख़ास तौर पे। फिर मैं लाहौर गया, वो लाहौर भी इसी तरह ही था। फिर मैं सियालकोट गया, सियालकोट भी इसी तरह ही था। तो मुझे ये लग रहा है कि जो पाकिस्तान का, जो पूरा पाकिस्तान शिकायत करता है कि पंजाब में इन्वेस्टमेंट है, जब मैं पंजाब जाके देख रहा हूँ सेंट्रल पंजाब में, तो मुझे वहाँ भी कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही। आपको कहीं ये तो सारी इन्वेस्टमेंट इस्लामाबाद में, पता नहीं, मैं तो हैरान हूँ वो जा कहाँ रही इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट थी नहीं। जो 2.5% तो बजट है एजुकेशन का, 1% हमारा सेहत का बजट है। अमेरिका की सेहत का बजट 20% है, वो भी अमेरिका की इकोनॉमी का। वो इतना बड़ा मुल्क है, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया की 23% वेल्थ अमेरिका के पास है, और उसने अपनी 23% वेल्थ ग्लोबल का 20% हेल्थ पे लगा दिया। हम लगा रहे हैं 1%, ऊपर से हम गरीब हैं। तो अब 2.5% क्या बजट है? हाँ। अब आके 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, आपका टोटल एजुकेशन का बजट 2.5% है। मैं ये मानता हूँ कि ये जो 2.5% बजट है ये तकरीबन होना चाहिए कम से कम भी 8 to 6% मिनिमम, ताकि आप कम से कम तालीम दे तो सही। आपसे यही पूछेंगे कि कामरान साहब, आपने देखा कि जितना भी ये तालीम के हवाले से या अदरवाइज जितने भी इंसानी हकूक़ की वायलेशन होती है, उसमें ना सिर्फ पॉवर्टी इन्वॉल्व है, लाइक इकोनॉमिक इशू है वहाँ पे, फिर आपने देखा पॉलिटिकल इश्यूज भी उसमें आगे के जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेते। अब आ जाते हैं, ज़रा बात करते हैं करिकुलम पे। करिकुलम पे आप चूँकि एडवाइज़र हैं गवर्नमेंट के, तो मुझे बताएं कि प्रोविंशियल और जो फेडरल करिकुलम है, क्या आप एक करिकुलम उनको सुजेस्ट कर रहे हैं, और उस करिकुलम में आप इंसानी हकूक़ के हवाले से क्या सुजेस्ट करने जा रहे हैं? अच्छा, पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मैं गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हूँ, ठीक है ना। सो आई डोंट वर्क फॉर द गवर्नमेंट, आई वर्क फॉर द एजुकेशन एडवाइजर। कि आप एडवाइजर हैं और सारा जी नहीं सर, द एजुकेशन एडवाइजर ऑन डिफरेंट एरियाज में, आई एम नॉट अ करिकुलम एडवाइजर। ठीक है जी, ठीक है, वो चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए पहले। अच्छा, जो इस वक्त चल रहा है वो सिनेरियो मैं आपको बता देता हूँ। इस वक्त जो नेशनल करिकुलम बन रहा है, दैट इज अ न्यू करिकुलम, जो कि कहा जा रहा है कि एक ही करिकुलम होगा, जिसकी इंपॉर्टेंट बात जो समझ आती है अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाए तो, कि तमाम स्कूल, चाहे वो जो भी सिस्टम होगा, चाहे वो फॉर्मल हो गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल हो, वो उस फॉर्मल उस नेशनल सिंगल नेशनल करिकुलम को फॉलो करेगा। ठीक है, ये बहुत मुश्किल सा काम है। ये भी होगा, ये जी, जो जिस चीज के ऊपर ज्यादा जोर दिया जा रहा है वो यही है कि इसकी बेस पे इसको नेशनल करिकुलम बनाया जा रहा है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट एक करिकुलम पे फॉलो करेंगे। अगर ये मुमकिन हो सका, which apparently looks very difficult, कि प्राइवेट स्कूल बीकन हाउस किस तरीके से उस पर आएगा ऑक्सफोर्ड को छोड़ के, बाकी स्कूल्स, फ्रॉबल स्कूल्स और ये स्कूल किस तरह छोड़ के आएंगे, इसके ऊपर इट लुक्स वेरी डिफिकल्ट वन, क्योंकि क्वालिटी ऑफ द टेक्स्ट बुक्स जो कि हमारी हैं, गवर्नमेंट जो इस तरह अभी बात की है, वो क्वाइट डिफरेंट है फ्रॉम अदर्स।
पहली बात इंपॉर्टेंट चीज है, नेशनल करिकुलम जरूर बच जाएगा, लेकिन उसको ट्रांसलेट टेक्स्ट बुक करती है क्लासरूम में टीचिंग के लिए। अगर टेक्स्ट बुक की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो वो क्लासरूम टीचिंग वैसे ही होगी जैसे सब बात कर रहे हैं कि टीचर्स वही पढ़ाएगा जो टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा होगा। एग्जैक्टली। इट्स इंपॉर्टेंट कि टेक्स्ट बुक जो है, जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स होंगे, क्या उनकी ट्रेनिंग उसी तरह होगी, उन्हीं लाइंस पे होगी जो प्राइवेट स्कूल के टीचर्स की होगी? क्योंकि उनके दरमियान भी तो तालीम का बहुत ज़्यादा इम्तियाज़ है, उनके दरमियान भी बड़ा फ़र्क होता है। तो आप समझते हैं कि फिर जो गवर्नमेंट के टीचर्स हैं उनकी ग्रूमिंग, उनकी ट्रेनिंग भी उसी तरह की जाएगी जो प्राइवेट स्कूलों में बड़े अच्छे अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे हैं? जी, मैं थोड़ा सा गवर्नमेंट स्कूल के साथ, चूंकि मैंने 4-5 सूबों में काम किया है, बलोचिस्तान, GB, KP, HK, सिंध, पंजाब में, तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि गवर्नमेंट अपनी टीचर्स की ट्रेनिंग के ऊपर जितना पैसा इन्वेस्ट करती है प्राइवेट स्कूल नहीं करते। उसकी एक रीज़न है। प्राइवेट स्कूल में टीचिंग क्यों अच्छी है? बिकॉज वो स्टार्ट से जो टीचर रखते हैं वो अच्छा टीचर रखते हैं, वो अच्छी क्वालिफिकेशन से बैकग्राउंड से लेके आया, यानी कि उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने की इतनी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो पहले से एक अच्छी क्वालिफिकेशन लेके आया। हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो टीचर्स आते हैं वो वहाँ से आ रहे होते हैं, जो मोस्टली दे आर फ्रॉम द गवर्नमेंट स्कूल से आ रहे होते हैं, जिनकी बैकग्राउंड कंटेंट नॉलेज उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, जिनकी पेडागोजी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती जितनी के प्राइवेट स्कूल में। बिल्कुल। सो इन सर्विस ट्रेनिंग पे जो इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा होती है बनिस्बत कि अगर आप एक अच्छा टीचर लेके उसको पढ़ाने पे लगा दें तो आपकी इन्वेस्टमेंट कम है। प्राइवेट स्कूल यही कर रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल में बहुत इन्वेस्टमेंट हो रही है। मैं 3 साल से KP के अंदर एक CPD प्रोग्राम डिजाइन करके आया हूं KP गवर्नमेंट के साथ। पिछले 3 साल में 800 मिलियन हर साल वो लगा रहे थे, विच वॉज 2016 में पहली दफा उन्होंने लगाना शुरू किया, 17-18 में लगा रहे हैं, विच इज द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री कि इतना पैसा लगा रहे हैं। पंजाब में कायद है बना हुआ, वो ट्रेनिंग के ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सिंध में पाइट है, इस तरह हर सूबे में इंस्टीट्यूशंस बने हुए जो टीचर्स ट्रेनिंग पे हैं। बट हाउ फार दे आर इफेक्टिव, कितनी वो इफेक्टिव है कितनी नहीं है, इट डिपेंड्स। अगर मुझे मैथमेटिक्स आता ही नहीं, मुझे आप 6 महीने भी मैथ पढ़ाते रहे तो मैं नहीं मैथ पढ़ा सकूंगा, बिकॉज मेरा मैथ का कॉन्टेंट नहीं है। आई एम नॉट अ मैथ टीचर। मुझे आप पढ़ाते रहे 2+2 मैं नहीं कर सकता। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। जो आपने दूसरी बात की थी कि कितने बच्चे, कितने टीचर्स, किस तरह हम ट्रेनिंग करेंगे नेशनल करिकुलम के ऊपर, ये लॉन्ग हिस्ट्री है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। 2006 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी थी, 2006 का एक करिकुलम आया था पाकिस्तान में। इससे पहले जो करिकुलम था 2006 का था, उसके ऊपर जो बुक्स बनती हैं, फिर हर सुबह अपनी किताबें बनाता है क्लास 1 to 12। 12 साल लग गए थे किताबें बनते बनते। हम अब इस काबिल हुए थे कि हमने वो सारी बुक्स बना ली थी उस करिकुलम पे, और टीचर्स को ट्रेन करते करते 10 साल लग गए थे हमें। सो क्या अभी भी, क्योंकि देखें कि आर्मी के बाद जो सबसे बड़ी हमारे पास फौज है वो टीचर्स की है। इतनी बड़ी फौज को ट्रेन करने के लिए आपको ह्यूज फंड चाहिए, और फिर बुक्स बनाने में आपको टाइम चाहिए। कितनी देर में वो नॉलेज जो आप बना रहे हैं वो टीचर्स तक पहुंचेगा और फिर बच्चों तक पहुंचेगा? इट विल टेक अनदर 10 years। सो ये एक डिफिकल्ट टास्क है जो वहाँ तक पहुँचेगा। शहबाज, मुझे ज़रा ये बताइएगा, अभी बात हो रही है करिकुलम की कि हुकूमत जो है उसने बना लिया है कि नेशनल लेवल पर एक ही करिकुलम जो है वो मुतारिफ कराया जाएगा, ना सिर्फ गवर्नमेंट के स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, बल्कि प्राइवेट स्कूलों में भी और मदरसों में भी। इस करिकुलम में क्या चीज़ इन तमाम बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है? आप मर्दों के रवैये के ऊपर काम करते हैं, तो चूँकि हमारे यहाँ जो मर्द हैं वो भी तालीम हासिल कर रहे हैं स्कूलों में, कॉलेजों में और यूनिवर्सिटीज़ में, क्या चीज़ सिखाने की ज़रूरत है? इंसानी हकूक़ के हवाले से बताइए। इंसानी हकूक़ के हवाले से और इंसानों के हवाले से भी मेरे पास एक बहुत दिलचस्प मिसाल है आपके लिए। अभी मैं नेशनल करिकुलम काउंसिल में जब हम करिकुलम को देख रहे थे कि 6ठी से 8वीं जमात के जो बच्चे हैं उनको क्या पढ़ाया जाता है, और उसमें सिनफी इंसाफ और इंसानी हकूक़ की क्या सूरत हाल है। अभी अनवर साहब ने बच्चों की ज़्यादती और बच्चों के ज़्यादा पैदाइश और बच्चों की भी बात की उन्होंने। तो हमारे यहाँ छठी जमात के बच्चों को बताया जाता है कि रिप्रोडक्शन जो है ना, जो रिप्रोड्यूस करना है या जो मल्टीप्लाई करते हैं इंसान, ये ज़िंदगी को सस्टेन करने के लिए, ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है, और ये इसलिए होती है रिप्रोडक्शन। और उसके अंदर मिसाल दी गई है कबूतर की जो अंडे देता है, और मेंढक की, उसकी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, वो इंसानों से कोई ताल्लुक़ नहीं उसका। तो अब उसके बाद से 7वीं 8वीं जमात के जो बच्चे बायो पढ़े हैं उनको ये पता लग जाता है कि DNA रेप्लिकेट कैसे करता है।
उनको ये पता नहीं लगता है कि इंसान कैसे पैदा होते हैं, उनको ये पता नहीं लगता है कि इंसान की जो रिप्रोडक्शन है, अब ये बड़ी हैरानकुन बात है, उनको कबूतर का पता है, मेंढक का पता है, डीएनए रेप्लिकेशन का पता है, लेकिन इंसान के रिप्रोडक्शन के सिस्टम का नहीं पता। अब यही वो बच्चे जिनकी शादियाँ भी होने वाली हैं, अब आठवीं जमात के बच्चे, अगर आप रूरल सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान में जाएंगे तो 18 साल के लोग भी 8वीं जमात में पढ़ रहे होते हैं और उनकी शादियाँ भी होने वाली होती। तो अब इसमें मर्द औरत को तो बहुत ही दूर की बात है। मैं कह रहा हूँ तो पहले इंसान से तो शुरू करें कम से कम, कि इंसान के बारे में ही कम से कम जो डिस्कशन है उसको कंप्लीट कर लें। ऊपर से मैंने उनसे कहा कि आप जो है ना करिकुलम के अंदर चाइल्ड एब्यूज़ के ऊपर, बच्चों के साथ ज़्यादती के ऊपर, अच्छी मर्दानगी, सेहतमंद मर्द या फिर ऐसा मर्द जो कि प्यार करने वाला मर्द हो, अच्छा शोहर, अच्छा बाप हो, उसके ऊपर कुछ नहीं, अच्छी माँ बनने के ऊपर कुछ नहीं। तो वो कहते हैं कि हमारे ऊपर फतवे लग जाते हैं। अब तो फतवे लग जाने का मतलब ये नहीं है कि आप इस काम को छोड़ दें। अब फतवे लगने का मतलब ये है कि पहले आप अपनी आवाम को आगाह करें, ठीक है, कि ये हमारा तालीमी निज़ाम है, इसकी वजह से ये नुकसान हो रहा है, अब इसको हमने बदलना है, उसके अंदर ये चीज़ें डालेंगे, उससे ये फ़ायदा होगा। मौलवियों को साथ मिलाएं, सियासतदानों को साथ मिलाएं, गली मोहल्ले के लीडरों को। अब अगर ये अचानक से गंदी बात किताब में डाल देंगे तो ओबियसली मसला तो होगा। अब बात करनी चाहिए ज़िम्मेदारी से। अभी मैं यहाँ बैठ के बात कर रहा हूँ, मैं कोई ऐसी बात कर दूँ जो कि गलत हो, जिससे आपका दिल दुखे या आम आवाम का दिल दुखे, तो तंगी तो होगी ना। फिर अब मेरे ऊपर जिम्मेदारी है अपने अल्फाज की, मेरे ऊपर जिम्मेदारी अपने एक्शन की। अब मैं ये समझता हूँ कि हमारे आम आवाम को भी एजुकेट करने की ज़रूरत है कि तालीमी निसाब में तब्दीली क्यों ज़रूरी है, तालीमी निसाब में इंसान के जिस्म के ऊपर भी बताना क्यों ज़रूरी है, तालीमी निसाब में क्यों ये पढ़ाने की ज़रूरत है कि इंसान, हुआ वो औरत है, मर्द है या ट्रांसजेंडर है, उसके हकूक़ को बताने की क्यों ज़रूरत है। हमारे मुल्क को आज़ाद हुए बहुत अरसा हो चुका है। इस उम्र में जो इंसान होता है वो बूढ़ा हो चुका होता है, सीख के भी, और कुछ लोगों की वफ़ात भी हो चुकी होती है। कहने का ये मतलब है कि अब मेरा ख्याल है कि वो वक्त आ गया है कि जहाँ हम अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए अपने तालीमी निज़ाम को ठीक करें। क्या चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत है? अभी स्टार्ट में कामरान साहब ने जिस तरह बताया कि ऑस्ट्रेलिया में 5 साल तक बच्चे को एटिकेट्स सिखाए जाते हैं, उसको किताबें नहीं पढ़ाई जाती। हमारे यहाँ भी वही बात है कि हमारे यहाँ बच्चों का तो बैग इतना भारी होता है, बैग होता है, लेकिन उसका वो हमारा सिलेबस यही है ना कि हमने जनाब ये इम्तहान लेना है और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में होगा। हमारा सिलेबस अगर इसी तरीके से डेवलप करें, अभी गवर्नमेंट अगर कर रही है तो वो इस तरीके से अपना सिलेबस करे कि जी पहले क्लास का बच्चा, उसके ये चीज़ें आएंगी, उसमें एटिकेट सीखेगा, वो आपस में बैठ के बच्चे आपस में खाना खाएंगे, इकट्ठे खाना खाने के आदाब हैं, चम्मच आपने कैसे पकड़ना है, बिस्मिल्लाह पढ़नी है, आपके बैठने की कुर्सी पे कैसे बैठना है, ये चीज़ें अगर एक बच्चों को, अगर हम स्टार्टिंग में आपने टूथब्रश कैसे यूज़ करना है, किस तरीके से, ये सारी अगर हम स्टार्टिंग में अगर कर लेते हैं कि जी पहले 3 महीने ये बच्चा सीखेगा, उसके बाद ये सीखेगा, फिर ये सीखेगा, वो साथ साथ वो उसी को हम अगर टूथब्रश यूज़ कर रहे हैं तो टूथब्रश के बच्चे को तरीका बताया जाए कि टूथब्रश यूज़ करना है, और साथ साथ टूथब्रश की स्पेलिंग याद कर लो, भाई उर्दू में इसको ये बोलते हैं, पश्तो में ये बोलते हैं, सिंधी में ये बोलेंगे, उर्दू में ये बोलेंगे, इंग्लिश में ये बोलेंगे। बच्चे की वोकैबुलरी जो है वो साथ साथ तैयार हो सकती है, इस तरीके से कर ले, उसका यूज भी साथ, उसका यूज हो जाए। लेकिन साथ साथ अभी जो टीचर्स का, जिस तरह अभी हमारे बता रहे हैं कि सबसे बड़ी फोर्स आर्मी के बाद टीचर्स है, लेकिन वो टीचर्स फोर्स जो है उसको यूज किया, उसको ट्रेन नहीं है, वो राह है, उसमें मेजोरिटी जो है वो ट्रेन नहीं है। एक और चीज है अनवर साहब, आपका चूंकि खुद भी एक स्कूल है, आप काम कर रहे हैं एजुकेशन के ऊपर, आप बड़े अच्छे एजुकेशनिस्ट भी हैं अपने इलाके के। मैंने ये देखा है कि टीचर्स के ऊपर सिलेबस कंप्लीट करने का बड़ा बर्डन होता है। अब उसमें वो ये नहीं देखते कि एक बच्चा जो है वो इतनी जल्दी या इतनी कम वक्त में ये सिलेबस कवर कर भी पाएगा या नहीं, बस उन्होंने उसके ऊपर थोप देना कि सिलेबस कवर करो, और उसको रट्टे की तरफ वो लोग लाते हैं कि रट्टा लगाओगे नंबर ज़्यादा आएंगे। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्ट नहीं है। हमारा जो मैट्रिक सिस्टम है वो है ही रट्टा सिस्टम है, आपने जितना रट्टा लगा लिया उतने आपके नंबर ज़्यादा आएंगे, आपको कोई पता नहीं कि मैं कर क्या रहा हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ में मेरा क्या है। इवन रट्टा लगाते लगाते बच्चे जो हमारे वो इस स्टेज में पहुँच जाते हैं, बीमार हो जाते हैं कि 24-22 घंटे डेली उन्होंने पढ़ना है कि जी मैंने पेपर देने हैं, पेपर के बाद आगे क्या होगा, बीमार होगा, ताकि उसने मेडिकल में दाखिला लेना है या इंजीनियरिंग में दाखिला लेना है आगे कंपटीशन में। लेकिन साथ साथ उसको अच्छा एक इंसान भी बताएं कि सिर्फ नंबर ही नहीं है। और वो फिर दूसरी बात ये है कि नंबरों के अलावा भी ये नहीं है कि जी आपके अच्छे नंबर आएंगे तो आप अच्छे इंसान भी बन सकेंगे, हमने साथ साथ उनको इंसान बनाना है, साथ साथ इंसान भी बनाना है। कामरान साहब आपकी तरफ आऊँगी, आपने अभी जिक्र किया कि आपने रेडियो के ज़रिए तालीम जो है वो घर घर पहुँचाने का अज़्म किया है।
ये तो तालीम हो गई सादा ज़बान में जिसको कहते हैं आम तालीम, लेकिन जब हम बात करते हैं टेक्निकल तालीम या फिर हमारे मेडिकल डेंटल कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, उनके हवाले से आपका क्या प्लान है? जी, मैं दो हिस्सों में इसको डिवाइड करूंगा आपके इस क्वेश्चंस को। पहला हिस्सा जो बात की थी ना पहले हमारे मुअज़्ज़ज़ दोस्त ने रेडियो पाकिस्तान के रेडियो के हवाले से, रेडियो अगर आप थोड़ा सा कोविड को एनालिसिस करें, मेरी एक छोटी सी डिस्कशन हुई थी कि बहुत सारी चेंजेस आ गई हैं हमारे एटीट्यूड में। जिस वक्त हम लॉकडाउन हो गए थे, जिस वक्त हम घरों के अंदर बैठ गए थे, तो हमने उन तरीकों पे चले गए जो कि हमारे शायद राइज नहीं थे। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। लिटरेसी डिपार्टमेंट पंजाब के साथ मेरी एक डिस्कशन चल रही सेक्रेटरी के साथ, और मैंने उनको कहा जी आप अब फेस टू फेस ट्रेनिंग नहीं कर सकते टीचर्स की, जो लिटरेसी सेंटर्स आप खोलते हैं, तो आप ऑनलाइन ट्रेनिंग या ऑफलाइन ट्रेनिंग पे जाएं, डिस्टेंस ट्रेनिंग पे जाएं। सो शी सेड कि जी कि हमारे हम सिर्फ 8,000 तनख्वाह देते हैं टीचर्स को लिटरेसी सेक्टर में, तो उनके पास मोबाइल नहीं है। 1% ऐसे हैं जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल है। मैंने कहा जी कोविड के बाद मेरा ये एक्सपीरियंस है कि लोगों ने अपने आप को शिफ्ट कर लिया है फ्रॉम नॉन टेक्नोलॉजी से टेक्नोलॉजी, एंड इट हैज एक्सपीरियंस फ्रॉम द, मेरे जो घर कचरा उठाने वाला आता है उसने भी 3310 से एंड्रॉयड पे चला गया। सो दिस वाज अ चेंज। उन्होंने जब सर्वे किया, वी फाउंड दैट 47% ऑफ टीचर्स हैव कन्वर्टेड टू एंड्रॉयड। इसी तरह रेडियो के भी जब हमने सर्वे किया तो घर में जब बच्चे बैठे हुए थे, जब टीवी नहीं था, तो दे स्टार्टेड लिसनिंग रेडियो। तो रेडियो की सिर्फ रेडियो पाकिस्तान के 24 से 27 चैनल्स हैं। लेकिन रेडियो पाकिस्तान, कामरान साहब, कितने घरों में कौन लोग सुनते हैं? मतलब आई एम वेरी सॉरी टू से, मेरे घर में रेडियो पाकिस्तान क्या पीटीवी नहीं कभी किसी ने देखा। कैसे फिर ये तालीम जो है रेडियो के जरिए आप आम करेंगे? देखें, गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान के कुछ रूरल एरियाज में अगर आप जाएंगे तो गिलगित बल्तिस्तान, एजे के, ये वो एरियाज हैं जहां पे अभी भी रेडियो बहुत पहाड़ों पे सुना जाता है मीडियम वेव्स के ऊपर। बिल्कुल ठीक है। अब बलोचिस्तान के हवाले से जरा बता दीजिएगा, बलोचिस्तान में चूंकि बिजली के भी बड़े मसाइल हैं और भी बड़े मसाइल हैं, वहां पे किस तरह से ये रेडियो एजुकेशन काम कर रही है? लास्ट क्वेश्चन है, जरा जल्दी इसको समाप्त कीजिएगा। मैं एक दो चीजें आपकी लेकर चलूंगा। रेडियो पाकिस्तान ने रेडियो के प्रोग्राम से टीचिंग में हमने 3-4 चीजें ऐड की हैं। करिकुलम तो अपनी जगह था, हमने एथिकल वैल्यूज को ऐड किया। ठीक है। अगर आप देखेंगे तो उसमें वो एथिकल वैल्यू जो कोविड के दौरान आपके उठने बैठने ये थे, उसमें एक पूरा सेगमेंट डाला है, व्हाट आर द एथिकल वैल्यूज, और वो हमने इस्लाम से लिया है कि वो वैल्यूज जो हमें इस्लाम देता है या नॉन मुस्लिम्स या मुस्लिम्स के लिए कॉमन है, वो हमने तफरीक के बगैर उन वैल्यूज को हमने टीच किया उसके अंदर। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। शहबाज अकबर शोजी साहब, आपका भी बड़ा शुक्रिया। मोहम्मद अनवर साहब, बात यह है कि हमारे मज़हब में औरत और मर्द में इम्तियाज़ करना नहीं सिखाया गया। दोनों को तालीम के जो बराबरी के हकूक़ हासिल हैं, और इसके अलावा जायदाद में भी उनके अपने अपने सतह पे हकूक़ जो हैं वो तयन कर दिए गए हैं। तो औरत और मर्द को उसका हक देना चाहिए। जहाँ तक बात है कोविड की वजह से तालीम के ऊपर जो बुरे असरात मुरतब हुए, तो वहाँ पर जो बच्चियाँ हैं उनको भी तालीम से उस तरह मुस्तफ़ीद वो नहीं हो सकी जिस तरह लड़के हो रहे हैं। वहाँ पे भी रवैयों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और अगर अहलाकी इक़दार की बात करें और करिकुलम की बात करें, तो मेरा ख्याल है कि हमारे मज़हब ने तमाम इंसानी हकूक़ को किस तरीके से ऑब्ज़र्व करना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, वो भी बता दिया गया। अगर मैग्ना कार्टा जो है वो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबा के ऊपर बनाया जा सकता है और फिर उसके ऊपर पूरी दुनिया के जो कानून की किताबें हैं वो तश्कील पा सकती हैं, तो पाकिस्तान में करिकुलम में उसको क्यों शामिल नहीं किया जाता और क्यों इंसानी हकूक़ के बारे में नहीं बताया जाता? मेरी ये रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट जब भी करिकुलम के ऊपर बात करे और इसको रिवाइज़ करे, तो इसमें इंसानी हकूक़ के ऊपर स्पेशली तालीम जो है वो देने की कोई ना कोई चीज़ शामिल ज़रूर करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उरूज रज़ा सियामी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।